हेलो एंड वेलकम सभी का। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर। तो चलिए स्वागत है। देखिए आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है और बेसिकली इस सीरीज का क्या एप्लीकेशन है। काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है एप्लीकेशन। किसी भी चीज को जब हम लोग सीखते हैं तो मजा तब आता है जब उसका हम लोग कुछ यूज कर पाते हैं, कुछ अप्लाई कर पाते हैं, है ना। तो एप्लीकेशन पे हम लोग फोकस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। तो पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो केमिकल एलिमेंट का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा करके एक सीरीज बनाया गया, जिस सीरीज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, यानी रासायनिक तत्वों को उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बढ़ता हुआ क्रम में सजाकर एक सीरीज बनाई गई, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो देखिए डेफिनेशन यहां लिख दिया है हमने। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज ए सीरीज ऑफ केमिकल एलिमेंट्स अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और एक छोटा सा नमूना भी हमने यहां लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। तो जल्दी से थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए अब इसको मिटाते हैं डेफिनेशन को। देखिए ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोग क्या जानते हैं कि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। देखिए 0 है। अब हाइड्रोजन को ऊपर जाएंगे तो ये में वैल्यू नेगेटिव में बढ़ रहा है, नेगेटिव में मतलब मिल रहा है, और नीचे की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव में मिल रहा है। तो देखिए जैसे जैसे हम लोग हाइड्रोजन से नीचे की ओर आएंगे तो एलिमेंट्स का टू गेट रिड्यूस प्रॉपर्टी बढ़ेगा, यानी अवकरित होने का गुण बढ़ जाएगा। हाइड्रोजन से जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ आएंगे एलिमेंट्स का रिड्यूसिंग होने का गुण बढ़ जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है। अब देखिए जरा, मान लेते मेरे पास कोई एलिमेंट था ए पॉजिटिव, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और ए में कन्वर्ट हुआ। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन, यानी रिड्यूस हो गया। ए प्लस क्या हुआ? ए में रिड्यूस हो गया। इलेक्ट्रॉन लेना मतलब रिडक्शन। बात क्लियर है? अब ए प्लस ने जो इलेक्ट्रॉन लिया, जरूर किसी ने तो दिया होगा। तो मान लेते मेरे पास कोई एलिमेंट था बी, जिसने एक इलेक्ट्रॉन दिया। एक इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बना? बी पॉजिटिव। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो देखिए यहां पर ए का रिडक्शन हुआ तो बी का ऑक्सीडेशन हुआ। बी के ऑक्सीडेशन के लिए जिम्मेदार कौन था? ए का रिडक्शन। अगर ए इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, ए पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नहीं लेता तो बी इलेक्ट्रॉन देता नहीं। बात समझ में आ रहा? तो ए पॉजिटिव का तो रिडक्शन हुआ, लेकिन उसने बी को ऑक्सीडेशन होने में मदद किया। बी के ऑक्सीडेशन में मदद किया। किसने मदद किया? ए ने। तो क्या हम बोल सकते हैं ए ऑक्सीडेशन एजेंट है ना? बात समझ में आ रहा है? ए ने बी का ऑक्सीडेशन होने में मदद किया, तो हम बोल सकते हैं ए क्या है? मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? यानी नीचे की तरफ जाने से तत्वों का क्या हो रहा है? मेरा रिड्यूस होने का प्रवृत्ति बढ़ रहा है, अवकरित होने का प्रवृत्ति बढ़ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि नीचे की तरफ जाने से ऑक्सीडेशन एजेंट बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन एजेंट का गुण बढ़ेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन एजेंट होने के लिए जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रॉपर्टी बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो हाइड्रोजन से ऊपर जाने से क्या होगा? जस्ट उल्टा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ेगा। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ेगा। बात क्लियर है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जैसे जैसे हम हाइड्रोजन से नीचे जाएंगे मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला प्रॉपर्टी बढ़ेगा, और ऊपर हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ जाएंगे तो एलिमेंट का रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ेगा, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का प्रॉपर्टी बढ़ेगा। ऊपर की तरफ जाने से ऑक्सीडेशन होने का प्रवृत्ति बढ़ेगा, नीचे की तरफ जाने से रिड्यूसिंग होने का प्रवृत्ति बढ़ेगा। क्लियर है? चलिए इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। अगर आपसे पूछा जाए यहां पर सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का गुण किसमें है, तो आप क्या आंसर देंगे? जिसका ईएमएफ वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ा होगा। नीचे की तरफ जाने से क्या हो रहा है?
ईएमएफ वैल्यू बढ़ रहा है ना, देखिए 0.34 था, अभी 0.80 हो गया। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे मेरा क्या होगा, ईएमएफ वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सबसे ज्यादा मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि हाइड्रोजन से नीचे जाने पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का गुण बढ़ता है। तो सबसे बड़ा वैल्यू किसका है, इसका है। ये कौन है मेरा, सिल्वर। तो हम बोल सकते हैं कि पूरा सीरीज में, यहाँ पर जो गिवन सीरीज है, इस सीरीज में सिल्वर का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सब का वाला गुण जो है सबसे अधिक है, यानी सबसे जल्दी रिड्यूस कौन होगा, सिल्वर होगा। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि इस गिवन सीरीज में सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो आप क्या बोलेंगे। देखिए हम लोग ऊपर की तरफ जाने से रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ रहा था, रिड्यूसिंग एजेंट का प्रॉपर्टी बढ़ रहा था, और टू गेट ऑक्सीडेशन बढ़ रहा था, ऑक्सीडेशन होने का प्रवृत्ति बढ़ रहा था। तो देखिए जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, सबसे ऊपर कौन है मेरा, लिथियम। सबसे छोटा ईएमएफ किसका है पूरा सीरीज में, लिथियम का, यहां पर जो गिवन सीरीज है देखिए -3.03। तो जिसका सबसे छोटा ईएमएफ वैल्यू है वही मेरा क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अगर सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, तब लिथियम। अगर आपसे पूछा जाए कि गिवन सीरीज में सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज्ड कौन होगा, तो लिथियम। क्लियर है बात। यानी इस सीरीज का पहला एप्लीकेशन तो ये हो गया कि हम लोगों को पता चल गया कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट है, कौन रिडक्ट है। इस सीरीज का और क्या फायदा है, देखिए इस सीरीज का और ये फायदा है कि इस सीरीज से हम लोग बता सकते हैं कोई रिडॉक्स रिएक्शन का स्पॉन्टेनिटी के बारे में। दूसरा एप्लीकेशन है स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या देखे थे, कोई भी रिएक्शन दो टाइप का होता है, स्पॉन्टेनियस हो सकता है या नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता है। स्पॉन्टेनियस होने का शर्त क्या था, डेल जी नेगेटिव होगा, और नॉन स्पॉन्टेनियस का शर्त क्या था, डेल जी पॉजिटिव होगा। तो देखिए डेल जी नॉट अगर हम बोले स्टैंडर्ड कंडीशन -NF E0, ये रिलेशन होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं आपका कोई इलेक्ट्रोड है कॉपर का और जिंक का, जिसमें जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा और कॉपर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और लेने के बाद Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन आपका दिया हुआ है। आपसे पूछा कि बताइए ये रिएक्शन जो है ये स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। कॉपर और जिंक के बीच में जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो आपने क्या करना है, पहले फॉर्मूला लगाना है, E0 सेल बराबर होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो कॉपर का E0 वैल्यू कितना है, कॉपर का E0 वैल्यू प्लस 0.34 वोल्ट और जिंक का कितना है, जिंक का माइनस 0.76 वोल्ट। तो जिसका E0 वैल्यू ज्यादा होता है वो हमेशा एनोड कैथोड में जाएगा, उसका तो रिडक्शन होना है। अभी हम लोग सीरीज में क्या लिखे, जिसका E0 वैल्यू ज्यादा होगा उसका टू गेट रिड्यूस प्रॉपर्टी बढ़ेगा, और जिसका E0 वैल्यू छोटा होगा वो टू गेट ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी बढ़ेगा। तो बड़ा वैल्यू किसका, कॉपर का, तो कॉपर आ जाएगा मेरा कैथोड पे। तो चलिए कॉपर का E0 वैल्यू लिखते हैं 0.34 और एनोड में मेरा कौन आ जाएगा, जिंक। तो जिंक का कितना है माइनस 0.76, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों को जोड़ देते हैं 1.10 वोल्ट पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव 1.10 वोल्ट। अब इस रिलेशन में अगर हम लोग डालते हैं, यहां अगर E0 का वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो टोटल वैल्यू किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, यानी डेल जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर E0 मेरा पॉजिटिव है तो डेल जी क्या होगा, नेगेटिव, है ना। और E0 वैल्यू अगर मेरा नेगेटिव में आ जाता है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल जी क्या हो जाएगा मेरा, पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ E0 वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में, यानी डेल जी क्या आएगा, नेगेटिव। डेल जी नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी हम बोल सकते हैं कि एनोड मतलब जिंक और कॉपर के बीच में जो रिएक्शन होगा वो किस प्रकार का होगा, जो रिडॉक्स रिएक्शन होगा जिंक और कॉपर के बीच में वो स्पॉन्टेनियस होगा। बात समझ में आ गया। इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के सहायता से हम लोग इजीली बोल सकते हैं कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन मेरा स्पॉन्टेनियस है, कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन मेरा नॉन स्पॉन्टेनियस है।
हमने क्या करना है, इनॉट सेल ज्ञात करना है। इनॉट सेल अगर मेरा पॉजिटिव में आता है तो डेफिनेटली मेरा डेल जी नेगेटिव होगा। अगर इनॉट सेल मेरा नेगेटिव में आता है तो डेल जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। डेल जी नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस, डेल जी पॉजिटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। बात समझ में आ गया? चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। अब हम लोग तीसरा एप्लीकेशन देखेंगे। तीसरा एप्लीकेशन है प्रेडिक्शन liberation of H2 gas, liberation of H2 gas from acids by metals। देखिए क्लास 10th में हम लोगों ने एक चीज देखा था, जब किसी मेटल को, धातु को एसिड के साथ मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ये हम लोग पिछला क्लास में देखे हैं, 10th में देखे हैं। तो क्या सभी मेटल्स एसिड के साथ H2 रिलीज करता है? नहीं करता है। जैसे आपका जिंक को अगर हम HCl के साथ डाल देंगे तो हमको हाइड्रोजन गैस मिलेगा, लेकिन क्या हम कॉपर को अगर डाल देते हैं HCl के साथ तो क्या हाइड्रोजन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आज हम लोग देखेंगे ऐसा क्यों होता है कि कोई मेटल एसिड के साथ मिल करके हाइड्रोजन रिलीज करता है या कोई रिलीज नहीं करता है। तो देखिए बेसिकली क्या है, मान लेते मेरे पास कोई मेटल है M, ठीक है, इसने N इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो क्या बनेगा, एक आयन बनेगा। बात समझ में आ गया? चलिए अब इस N इलेक्ट्रॉन को लेगा कौन? लेगा हाइड्रोजन लेगा। तो कितना हाइड्रोजन चाहिए? N हाइड्रोजन चाहिए। ये N इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, हाइड्रोजन तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बना देगा, N हाइड्रोजन बना देगा, या फिर N/2 हाइड्रोजन बना देगा। बात समझ में आया? ये होता है एक्चुअली फंक्शन। ये आपका कोई मेटल है, मेटल ऑक्सीडाइज्ड हुआ, N इलेक्ट्रॉन छोड़ा। अब आपका एसिड था कोई, एसिड में तो H+ रहता है, तो वो H+ क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को लेगा। किस इलेक्ट्रॉन को? जिसने मेटल ने छोड़ा है, और लेने के बाद खुद को रिड्यूस कर देगा हाइड्रोजन में। बात समझ में आ गया? ये फंक्शन है। अगर आपने किसी मेटल को डाला है हाइड्रोजन के साथ और वहां पर अगर मेरा मेटल का ऑक्सीडेशन होता है तो मेरा हाइड्रोजन गैस मिलेगा, और अगर किसी एसिड के साथ हमने कोई मेटल को डाला है जिसमें कि मेटल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है तो हमको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गया? यानी कौन सा मेटल हाइड्रोजन के मतलब HCl के साथ, एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस देगा? बताइए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? शर्त क्या था कि जिस मेटल को एसिड में डालेंगे उस मेटल का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन किस मेटल का होगा? जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होगा। जैसे कि देखिए हाइड्रोजन से जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे सभी का जो EMF वैल्यू है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो हाइड्रोजन से कम है। तो यहां से कोई भी मेटल उठा के अगर हम HCl के साथ मिला देते हैं तो हाइड्रोजन का रिडक्शन ही होगा और मेटल का ऑक्सीडेशन ही होगा। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पहले ही देख चुके हैं, हाइड्रोजन से ऊपर जाएंगे तो टू गेट ऑक्सीडेशन का प्रॉपर्टी बढ़ता है, और हाइड्रोजन से नीचे की ओर जाएंगे तो टू गेट रिडक्शन प्रॉपर्टी बढ़ता है। तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने सारे मेटल्स है, किसी मेटल को अगर हम उठा के एसिड में डाल देते हैं तो उस मेटल का ऑक्सीडेशन होगा। इसको देखिए दूसरे तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास जिंक है, जिंक को हमने HCl में डाला, ठीक है, बात समझ में आ गया? तो क्या बन गया मेरा, जिंक क्लोराइड प्लस H2। मान लेते ये मेरा रिएक्शन हो रहा है। अगर ये मेरा स्पॉन्टेनियस निकल गया तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस निकला तो पॉसिबल नहीं है। तो चलिए स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के टर्म्स में भी इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर जिंक का 0, हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1, जिंक का +2, क्लोरीन का -1, इसका 0। तो देखिए जिंक का क्या हो रहा है, मेरा चेंज हो रहा है 0 to +2, और हाइड्रोजन का +1 to 0, यानी जिंक का मेरा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और H+ का मतलब H का रिडक्शन हो रहा है। तो चलिए ये के लिए हम लोग E0 सेल निकालते हैं, कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है कि जिसका रिडक्शन होता है? जिसका रिडक्शन होता है। रिडक्शन किसका हो रहा है, मेरा हाइड्रोजन का हो रहा है। देखिए रिडक्शन,
यानी हाइड्रोजन का वैल्यू डालेंगे, हाइड्रोजन का कितना होता है, ईएमएफ वैल्यू 0 माइनस कैथोड माइनस एनोड, एनोड में किसको डालेंगे, जिंक को, जिंक का हो रहा है मेरा, तो देखिए जिंक का कितना है माइनस 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 0.76, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 0.76, यानी वैल्यू कितना मिला ई नॉट का प्लस 0.76 वोल्ट। अगर इस रिएक्शन का हम बात करें, इस रिडॉक्स रिएक्शन का, इसमें सेल ईएमएफ कितना निकला प्लस 0.76 वोल्ट। अब अगर हम डेल जी रिलेशन में डालें, डेल जी बराबर होता है माइनस एन एफ ई नॉट, तो ई नॉट का वैल्यू मेरा पॉजिटिव मिल रहा है, तो डेल जी क्या निकलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो डेल जी नेगेटिव मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, यानी ये रिएक्शन मेरा पॉसिबल है। बात को समझ में आ रहा है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देकर के हम क्लियर करते हैं चीज को। देखिए दूसरा एक एग्जांपल, अब एक रिएक्शन हम लेते हैं कॉपर के साथ, कॉपर को HCl में डाल देते हैं। यहां पर जगह छोटा हो जा रहा है, जरा स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए हम कॉपर को मिला देते हैं HCl के साथ, और मान लेते हैं मेरे पास रिएक्शन हुआ CuCl2 प्लस H2। रिएक्शन को बैलेंस करना, हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं। चलिए लगा दीजिए ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें देखिए कॉपर का मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, यानी कॉपर कैथोड में चला जाएगा। चलिए ई नॉट सेल का निकालते हैं। ई नॉट सेल बराबर होता है कैथोड माइनस एनोड, और हाइड्रोजन का देखिए +1 से 0 आ रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है। तो कैथोड में कौन जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना होता है 0 माइनस कॉपर मेरा ऑक्सीडेशन में जाएगा, ऑक्सीडेशन है तो एनोड में जाएगा। कॉपर का कितना होता है 0.34 वोल्ट, प्लस 0.34 वोल्ट है तो 0.34 वोल्ट, तो आंसर आया माइनस 0.34 वोल्ट। तो ई नॉट का वैल्यू कितना में आया, माइनस में आया, तो डेल जी किस में आएगा, प्लस में आएगा। यानी ये जो रिएक्शन है ये मेरा नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यानी कॉपर को अगर हम HCl के साथ डालेंगे तो H2 निकलने वाला नहीं है। बात समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम इजीली बता सकते हैं कौन सा रिएक्शन, कौन सा मेटल एसिड के साथ मिल करके H2 देगा, कौन सा नहीं देगा। सिंपली सारांश के रूप में मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हाइड्रोजन से नीचे जितने मेटल्स है वो कोई भी एसिड के साथ मिल करके H2 रिलीज नहीं करेगा, और हाइड्रोजन से ऊपर जितने मेटल्स है सारे क्या करेंगे, एसिड के साथ मिल करके H2 रिलीज करेगा। ये मोरल ऑफ द स्टोरी। अब कैसे हुआ वो मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया आपको। चलिए इसको मिटाइए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं, फिर दूसरा एप्लीकेशन। चलिए दूसरा एप्लीकेशन बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं एक चीज, चौथा नंबर, प्रेडिक्शन ऑफ कंटेनर। मतलब किस इलेक्ट्रोलाइट को किस कंटेनर में रखेंगे। आपके पास ये कंटेनर दिया हुआ है, मान लेते हैं ये कंटेनर आपका जिंक का बना हुआ है, और इसमें हमको डालना है, मान लेते हैं कुछ भी डालना है, सिल्वर नाइट्रेट डालना है। क्या हम सिल्वर नाइट्रेट को जिंक कंटेनर में रख सकते हैं, जिंक के पात्र में सिल्वर नाइट्रेट को रख सकते हैं, क्या रखना उचित होगा। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ई नॉट वैल्यू चेक करेंगे। जिंक का कितना है, देखिए जिंक का माइनस 0.76 वोल्ट, और सिल्वर का कितना है प्लस 0.80 वोल्ट। जरा बताइए कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा, डेफिनेटली जिंक मेरा एनोड होगा। तो चलिए सेल ई नॉट सेल निकालें। ई नॉट सेल में हम लोग क्या देखेंगे, कैथोड माइनस एनोड होता है ना, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड में मेरा कौन जाएगा, सिल्वर जाएगा 0.80, एनोड में मेरा कौन जाएगा 0.76, जिंक का जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 0.76। यानी ई नॉट वैल्यू किस में आ रहा है मेरा, पॉजिटिव में। रिएक्शन मेरा क्या है, स्पॉन्टेनियस है। यानी सिल्वर नाइट्रेट को अगर हम जिंक के कंटेनर में डाल देंगे तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा। रिडॉक्स रिएक्शन के फलस्वरूप जिंक का तो मेरा ऑक्सीडेशन होना है, सिल्वर का रिडक्शन। जिंक का जैसे जैसे ऑक्सीडेशन होगा जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता जाएगा, यानी कंटेनर जो है, कंटेनर क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा, क्षय होगा कंटेनर का। तो जिंक के कंटेनर में हम सिल्वर नाइट्रेट को नहीं रख सकते, रखेंगे तो मेरा जो कंटेनर है वो खराब हो जाएगा कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद। बात समझ में आ रहा है। फिर आपका मान लेते हैं ये कोई
कंटेनर है, ये कॉपर का कंटेनर है मान लेते हैं, ठीक है। इसमें जिंक सल्फेट को हम डाले हैं, क्या डाल सकते हैं, तो हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे जाएंगे। कॉपर और जिंक, कॉपर का वैल्यू 0.34 वोल्ट है, जिंक का -0.76। तो किसका ऑक्सीडेशन होना है, कम वैल्यू मेरा जिंक का, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होना है और कॉपर का रिडक्शन होना है। चलिए, तो इनॉट सेल अगर हम निकालेंगे तो क्या करें, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड में कॉपर 0.34, एनोड में जिंक, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 0.6 वोल्ट। तो क्या आ गया मेरा, ई नॉट पॉजिटिव आ गया। ई नॉट पॉजिटिव मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ई नॉट पॉजिटिव मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो स्पॉन्टेनियस होगा तो क्या इस तरह हम रख सकते हैं, कॉपर के कंटेनर में जिंक सल्फेट को नहीं रख सकते हैं। अगर हम जिंक का कंटेनर कर देते हैं और कॉपर सल्फेट को डालते हैं तो क्या होगा, फिर भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, है ना। तो बात यह है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने पे भी प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरा कंटेनर का ऑक्सीडेशन ना हो। तो देखिए इस केस में जब जिंक का कंटेनर है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिंक का होगा, यानी कंटेनर का होगा, तो नहीं रख सकते कॉपर सल्फेट को जिंक के कंटेनर में। लेकिन अगर हम जिंक सल्फेट को कॉपर के कंटेनर में रख देते तो क्या होगा, रिएक्शन तो मेरा स्पॉन्टेनियस है, यानी रिएक्शन तो मेरा होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिंक का होगा। कंटेनर मेरा कॉपर है, कॉपर का तो रिडक्शन होगा, यानी कंटेनर का मेरा क्षय नहीं होगा, कंटेनर मेरा नहीं घटेगा, कंटेनर मेरा खराब नहीं होगा, तो हम रख सकते हैं। मतलब अगर आपसे पूछ दिया क्या निकल सल्फेट को एल्यूमिनियम के कंटेनर में रख सकते हैं, तो आपने क्या देखना है, पहले देखना है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। आपने देख लिया रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपने क्या देखना है, माइंड ये करना है कि जो कंटेनर होगा उसका ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, उसका रिडक्शन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ गया। अगर कंटेनर का ऑक्सीडेशन होता है तो उस स्थिति में उस कंटेनर में हम गिवन इलेक्ट्रोलाइट को नहीं रख सकते हैं, और अगर कंटेनर का मेरा रिडक्शन हो रहा है तो हम उस कंटेनर में गिवन इलेक्ट्रोलाइट को रख सकते हैं। बात क्लियर है। चलिए, तो आपसे मैं एक सवाल देता हूं, आप इसको घर में बनाना। क्या निकल सल्फेट को एल्यूमिनियम के कंटेनर में रख सकते हैं? देखिए एल्यूमिनियम का क्या होता है वैल्यू, एल्यूमिनियम का -1.66, और निकल का क्या होता है, निकल का यहां पर दिया हुआ नहीं है, हमको याद भी नहीं है, वैसे ये याद रखना भी नहीं है, गिवन डाटा रहेगा तो निकल के आप किताब से देख लेंगे निकल का क्या, फिर सॉल्व करेंगे। हम अभी निकल की जगह पर दूसरा कुछ कर देते हैं, जिंक सल्फेट कर देते हैं। तो जिंक का ईएमएफ वैल्यू है -0.76 वोल्ट और एल्यूमिनियम का है मेरा -1.66 वोल्ट। किसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ईएमएफ वैल्यू छोटा होगा, छोटा किसका, एल्यूमिनियम का है, कंटेनर किसका, एल्यूमिनियम का, यानी जिंक सल्फेट को हम एल्यूमिनियम कंटेनर में नहीं रख सकते। इस तरह से आप सवाल सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, दूसरा एप्लीकेशन क्या है, हम किसी भी सेल का इनॉट सेल, मतलब सेल का इनॉट निकाल सकते हो, तो हम लोग काफी बार इसी सब में एप्लीकेशन सब में निकाले, तो उसको एक्स्ट्रा से हम लिख नहीं रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज था उससे हम लोगों को काफी फायदा मिला, रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी चेक करने में, प्रेडिक्शन करने में, कौन हाइड्रोजन देगा कौन हाइड्रोजन नहीं देगा, मतलब कौन सा मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन देगा या नहीं देगा, किस मेटल के कंटेनर में किस इलेक्ट्रोलाइट को रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, उसके बाद कौन सा मेटल मेरा या कौन सा एलिमेंट मेरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा मेरा मेटल जो है या एलिमेंट है कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये काफी सारे हम लोगों को जानकारी मिला, किसके थ्रू, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू। आप यूं कहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम लोगों को काफी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। इस सीरीज को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, काम की सहूलियत के लिए आप कर सकते हैं कि 2-4 एलिमेंट्स का याद रख लीजिए, ये में वैल्यू कितना है, बाकी ये डाटा गिवन रहेगा, जब आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको डाटा दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। आई होप अच्छा लगा आप लोगों को। आराम से देखिए, वीडियो को स्टॉप करके बार बार इसको रिपीट करके देखिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी सवाल दिया हुआ है आपकी किताब में, एनसीईआरटी में, दूसरे कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स में, सारे सवाल को करिए। अगर कोई सवाल आपसे नहीं बन रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पर सवाल दीजिए, हम आपका सॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे।
थैंक यू।